गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि कुछ दिन पहले हम आप लोगों से यह वादा किए थे कि सीसैट की वीडियोस अवश्य लेकर के आएंगे, तो आइए, इंतजार की घड़ी खत्म हुई और आज से सीसैट में सबसे पहले हम मैथ्स के पोर्शन को अध्ययन करेंगे, मैथ्स के पोर्शन को सॉल्व करेंगे। क्या नेचर होता है यूपीएससी में आए हुए प्रश्नों को भी सॉल्व करेंगे। यूपीएससी में जो प्रश्न पूछता है उस प्रश्न की प्रकृति क्या होती है, अन्य परीक्षाओं की तुलना में यूपीएससी के सीसैट में आने वाले प्रश्नों की प्रकृति और प्रवृत्ति अलग कैसे होती है और किस तरीके से उसको हल करते हैं, समय को कैसे प्रबंधित करते हैं, इन सभी विषयों के बारे में हम जानेंगे। तो आइए हम सबसे पहले थोड़ा सा सीसैट के दृष्टिकोण देखते हैं। सीसैट मीन्स तो आप लोग जानते होंगे सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, एप्टीट्यूड का मतलब ही होता है प्रतिभा। मतलब आप जिस फील्ड में जा रहे हैं, आप जिस क्षेत्र में जा रहे हैं, आप उस क्षेत्र के काबिल हैं भी कि नहीं, इसकी एक प्रमाण पत्र देता है यह। आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप यूपीएससी यानी एक आईएएस बनने के काबिल हैं कि नहीं है, आपके अंदर वो प्रतिभा है कि नहीं है। अगर सरकार आपके ऊपर निवेश कर रही है तो कहीं वह उस सरकार के द्वारा आपके ऊपर किया गया निवेश व्यर्थ तो नहीं जा रहा है, जाएगा। इस कारण यह एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं, जैसे कैट होता है, मैट होता है, मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट, सैट होता है, अमेरिका में सैट होता है, स्टैंडर्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। उसी तरीके से यूपीएससी जो है सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट कराती है। यह कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपके प्रतिभा का आकलन है कि आप उस क्षेत्र के काबिल हैं भी कि नहीं हैं। आपको भी पता है कि जो यूपीएससी का एग्जाम होता है वो 3 स्टेजेस में होता है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, जिसमें हम लोग प्रीलिम्स वाले पोर्शन को देखने जा रहे हैं। प्रीलिम्स में भी 2 पेपर होता है, आपको पता है, एक सीसैट होता है और जीएस होता है। तो जो सीसैट होता है इसमें आपको पता है 80 क्वेश्चंस होते हैं और पर क्वेश्चन 2.5 मार्क्स होता है, और इसमें 100 क्वेश्चंस होते हैं और 2 मार्क्स ईच क्वेश्चन होता है। तो सीसैट में हम सबसे पहले जो मैथ्स का पोर्शन है, जो मैथ्स है वो किस तरीके से अन्य परीक्षाओं से भिन्न है और किस प्रकार से हम समय को प्रबंधित कर प्रश्नों को हल करते हैं। हालांकि यह पासिंग नेचर का होता है, मात्र इसमें 27 क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं, तो निश्चित रूप से यह कहा जा सकता है कि आप क्वालिफाई कर सकते हैं इसको। और आप जब तक सीसैट क्वालिफाई नहीं करेंगे, आपके जीएस का पेपर चेक भी नहीं होगा, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। तो सीसैट को आसान हवा में मत लीजिए, अति आत्मविश्वास में कि हमें मैथ्स आती है, या फिर ज्यादा भय में कि हमें मैथ्स नहीं आती, हम कैसे कर पाएंगे। अति उत्साह में भी आप सीसैट को नजरअंदाज मत कीजिए। तो सीसैट को अगर नजरअंदाज आप करते हैं तो निश्चित रूप से आपके सफलता के मार्ग में एक बाधक के रूप में होगी। सीसैट को भी आप उतनी ही तवज्जो दीजिए, उतना ही समय दीजिए जितना आप जीएस को देते हैं। अन्यथा सीसैट जिंदगी भर के लिए
आपको एक दर्द दे देगी कि सी सेट के कारण हमारा नहीं हुआ, सी सेट के कारण हमारा नहीं हो पाया। 27 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। अगर 27 क्वेश्चंस आप हल कर देते हैं तो निश्चित रूप से सी सेट आप क्वालिफाई कर जाएंगे, क्योंकि क्वालिफाइंग नेचर का होता है। इट मींस कि लगभग हमको लगता है 200 में अगर 27 इंटू 2.5 करते हैं तो अप्रॉक्स 66 या 67 आएगा। इतने नंबर्स अगर आ जाएंगे तो परसेंट अगर आपके आ जाते हैं तो निश्चित रूप से 67 या 66 मार्क्स में आप निश्चित रूप से यह कह सकते हैं कि आप क्वालिफाई कर जाएंगे। इससे ऊपर भी हो सकता है, लेकिन नीचे का तो मत सोचिएगा, इससे ऊपर आप ला सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा आप इसको मतलब कि हम टॉप कर जाए ये भी मत सोचिएगा। टॉप करने से कोई फायदा भी नहीं है, हमें राष्ट्रपति पुरस्कार तो लेना नहीं है। हमें क्या करना है, केवल क्वालिफाई करना है ताकि हमारा जीएस का पेपर चेक हो। हमारा जीएस बहुत अच्छा है। इस अति आत्मविश्वास में हमने सीसेट की तैयारी अगर नहीं की तो निश्चित रूप से यह कह सकते हैं कि सीसेट आपके लिए दर्द बन जाएगा। तो आइए सीसेट के पोर्शन में सबसे पहले हम मैथ्स के पोर्शन को स्टडी करते हैं। और मैथ्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। क्लासेस बाइलिंगुअल होंगे, द्विभाषी होगी। नंबर सिस्टम अर्थात संख्या पद्धति में हम विभिन्न प्रकार की संख्याओं को क्रमबद्धता से अध्ययन करते हैं, सिस्टमेटिक ढंग से अध्ययन करते हैं। क्या क्रमबद्धता है संख्या की, इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। इसके पहले कि हम नंबर सिस्टम के चैप्टर को स्टार्ट करें, सबसे पहले हम जरा इसके सीसेट का दृष्टिकोण देख लेते हैं। क्या सीसेट दृष्टिकोण है इस चैप्टर का। सीसेट दृष्टिकोण का तात्पर्य है कि इस चैप्टर से संख्या पद्धति से यानी नंबर सिस्टम से कितने प्रश्न किस वर्ष पूछे गए हैं, उन प्रश्नों की क्या प्रकृति रही है, किस प्रकार से अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं से यह भिन्न प्रश्न है, इन सभी विषयों के बारे में थोड़ा सा हम लोग अध्ययन करें। तो आइए हम सीधे लेकर के चलते हैं 2011 से हम बात करेंगे 2015 तक की, यानी 2011, 2012, 2013, 2014 एंड 2015। 2011 में अगर हम सीसेट का दृष्टिकोण देखें तो 2011 में नंबर सिस्टम से एक भी प्रश्न नहीं आए थे। 2011 में नंबर सिस्टम से 2 प्रश्न आए थे। 2012, 2013 और 2014 में एक भी प्रश्न आपके नहीं आए हुए थे। लेकिन 2015 में लगभग 5 से 7 क्वेश्चन पूछे गए थे सिर्फ और सिर्फ नंबर सिस्टम से। मींस केवल और केवल संख्या पद्धति चैप्टर से, मैथमेटिक्स के संख्या पद्धति चैप्टर से 2015 में यूपीएससी सीसेट जो है वो केवल नंबर सिस्टम से 5 से 7 प्रश्न पूछी थी। उन प्रश्नों की प्रकृति कुछ इस प्रकार से थी, वह स्थानीय मान प्लेस वैल्यू पर आधारित प्रश्न थे, यूनिट डिजिट फाइंड आउट करने पर आधारित प्रश्न थे, विभाज्यता डिविजिबिलिटी रूल पे आधारित प्रश्न थे और बहुत ही इजी प्रश्न थे। लेकिन हमने क्या किया कि अति आत्मविश्वास में कि हमें मैथमेटिक्स आती है, इस कारण हमने उस पर ध्यान नहीं दिया और जीएस अच्छा होते हुए भी हमारा प्रीलिम्स क्वालिफाई हम नहीं कर पाए। तो कमजोर नहीं समझना है। तो 2011 में जो सीसेट के दृष्टिकोण है, 2011 में नंबर सिस्टम से 2 प्रश्न पूछे गए थे। 2012, 2013, 2014 में एक भी प्रश्न नहीं पूछे गए। 2015 में 5 से 7 प्रश्न पूछे गए हैं।
आप अपने दिमाग में ये चीज बिल्कुल मत रखिएगा कि 2012, 2013, 2014 में एक भी प्रश्न नहीं पूछे गए हैं तो आगे भी नहीं पूछेगा। आप देख सकते हैं कि गैप करके 2011 में 2 प्रश्न पूछा तो 2015 में 5 से 7 प्रश्न पूछा है। क्योंकि आप तैयारी करने वाले हैं, आपके दिमाग में जब आप प्रश्न पत्र देखे होंगे तो आपके दिमाग में ये लगा होगा कि लगातार 3 वर्षों से इसमें नहीं आ रहा है, इस चैप्टर से प्रश्न नहीं पूछ रहा है यूपीएससी। लेकिन ठीक उसके अगले वर्ष, जिस वर्ष आपने सोचा होगा, ठीक उसके अगले वर्ष ही 5 से 7 प्रश्न पूछ दिया और आपने तैयारी इस विषय की नहीं, इस चैप्टर की नहीं। तो आपको ये चीज समझना चाहिए, यूपीएससी डायनेमिक नेचर का प्रश्न पत्र बनाता है, हमेशा डायनेमिक रहता है। वो जो भी उसका प्रश्न पत्र की प्रकृति होती है डायनेमिक होती है। और यूपीएससी तो कहता है कि विषयगत विशेषज्ञता की आवश्यकता नहीं होती है, आपको उस विषय में उस प्रश्नों को हल करने के लिए पीएचडी धारण करने की आवश्यकता नहीं है, पीएचडी धारक होने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपको करना क्या है कि विषयों की जानकारी होनी चाहिए ताकि हम आप प्रश्नों को सही ढंग से हल कर सकें, समझ सकें। तो आइए, ये रही दृष्टिकोण सी सेट के दृष्टिकोण नंबर सिस्टम से। जो सबसे ज्यादा प्रश्न पूछता है, कहां से पूछता है, कैसे पूछता है, तो उन्हीं चीजों पर हम लोग चर्चा करेंगे आज। बहुत ज्यादा थ्योरीज पे अभी चर्चा नहीं करेंगे, कुछ चीजों को हम पढ़ेंगे। तो वीडियो का लेंथ भी ज्यादा हो जाएगा क्योंकि इंट्रो भी हो गया। तो इसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे इकाई के अंक। इकाई के अंक को कैसे फाइंड आउट करते हैं, यूनिट डिजिट। What are the methods to find the unit digit? वह कौन कौन सी विधियां हैं जिसके द्वारा हम यूनिट डिजिट को फाइंड आउट करते हैं। सुन करके तो ऐसा लग रहा होगा बहुत आसान है। यूनिट डिजिट मतलब जो राइट से पहले नंबर पे आए वो यूनिट डिजिट होता है। लेकिन कभी कभी प्रश्न ऐसे होता है, इकाई के अंक किस किस तरीके से पूछता है। तो पहला, एक तो गुणन के रूप में, मल्टीप्लाई के फॉर्म में, एडिशन के फॉर्म में, सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में, फिर पावर के एक्सपोनेंट के फॉर्म में, ठीक है ना। तो आइए सबसे पहले हम एक्सपोनेंट के फॉर्म में देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग फाइंड आउट करते हैं। जैसे आपसे पूछ दे 25, 35 टू द पावर 108, तो 2-3 नियम जान लीजिए इकाई के अंक को प्राप्त करने से पहले। अगर ये यूनिट डिजिट है, यहां पर अगर ये यूनिट डिजिट जो है 0 हो, 1 हो, 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, तो निश्चित रूप से यह कहा जा सकता है कि अगर यहां पर देख लीजिए ध्यान से कि अगर यहां पर 0, 1, 5 या 6 हो तो उसके पावर चाहे जितना हो उसका आंसर सेम होगा। तो यहां पर क्या मैंने बताया 5, यहां पर क्या है 5, तो इसका यूनिट डिजिट कितना होगा 5 ही होगा। जैसे एग्जांपल और लेते हैं, मान लीजिए कि आपसे पूछ दिया, ये कह दिया 216 टू द पावर 1051, यहां पे क्या है यूनिट डिजिट, अंदर जो ब्रैकेट के अंदर है उसका यूनिट डिजिट क्या है 6 है। और यहां पे मैंने लिखा कि अगर 0, 1, 5, 6 हो तो 100% श्योरिटी के साथ ये कहा जा सकता है कि उसका यूनिट डिजिट चाहे पावर जो भी हो, यूनिट डिजिट क्या होगा, हमेशा वही होगा। आप एक सॉल्व करके भी देख सकते हैं। अब आप एक बात बताइए, अगर 2016 को हम 1051 माने 1051 माने 1051 बार 216 का हम मल्टीप्लाई कराएं, पता चलेगा कि 3 घंटे का पेपर है, 2 घंटे का पेपर है, 3 घंटे का पेपर है, हम मल्टीप्लाई ही करते रह जाएंगे। समय का प्रबंधन भी बहुत जरूरी है। तो हम कैसे इसको जल्दी करें, हम करते क्या हैं कि 4 से डिवाइड करते हैं। पावर में क्या करते हैं, सबसे पहले तो इसको इस टाइप में लिख लेते हैं 6 टू द पावर 1051। अब इसमें करते क्या है, 4 से हम डिवाइड करते हैं। 1051 में हमेशा ये एक मेथड है, 4 से हम डिवाइड करते हैं। 4 2 जा 8, 2 5, 4 6 जा 24, 1 1, 4 2 जा 8,
क्या हो जाएगा 3। आपके पास जो रिमाइंडर बचता है, किसी भी चीज को ध्यान नहीं देना, जो रिमाइंडर बच रहा है आपको क्या करना है कि रिमाइंडर को लिख देना है पावर के फॉर्म में 6 टू द पावर 3, यानी 6 इंटू 6 करेंगे तो 6 6 जा 36 इंटू 6, फिर 6 6 जा करेंगे 36, तो 6 ही तो आएगा यूनिट डिजिट। यानी यूनिट डिजिट आपका क्या आ रहा है 6 ही आ रहा है। यानी आपको ये चीज ध्यान में रखना है कि यदि 0 1 5 6 ब्रैकेट के अंदर अगर आता है यूनिट डिजिट के रूप में, तो निश्चित रूप से ये कहा जाएगा कि उसका यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक यही होगा, बदलेगा नहीं। अब आते हैं इसके अलावे भी अन्य डिजिट्स होते हैं, तो उसको जरा देखते हैं हम लोग किस तरीके से सॉल्व करते हैं। नियम यही रहेगा, 4 से भाग करेंगे। जैसे मान लीजिए 2533 का पावर अगर 10546 दे दे और आपसे कहे कि इसके इकाई का अंक क्या होगा, तो बड़ी आसानी से आप सबसे पहला जो हमने बताया वो लिख लीजिए। ठीक है, इसके बाद आप करेंगे क्या कि 10546 में 4 से डिवाइड करेंगे, 4 2 जार 8, 2 5 4 6 जार 24, 1 4 4 3 जार 12, 2 6 4 6 जार 24, यानी ये हो जाएगा 2। अब हम बोले कि जो रिमाइंडर आ रहा है इसका पावर कर देंगे 3 टू दी पावर 2 इक्वल टू 9, यानी 9 इज द यूनिट डिजिट ऑफ दिस गिवन एक्सपोनेंशियल फॉर्म नंबर। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, इसका यूनिट डिजिट 9 हो जाएगा। ठीक है, फिर आप वही काम करेंगे, हमेशा आपको यही काम करेंगे, पावर में 4 से आप डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर बचेगा वो पावर बन जाएगा किसका, ये रिमाइंडर जो है एज अ पावर लिख देंगे किसके, जो यूनिट डिजिट है अंदर ब्रैकेट में नंबर, उसका पावर हम बना देंगे इसको, और उसके बाद सॉल्व कर देंगे। जो यूनिट प्लेस पे आएगा, वंस प्लेस पे जो आएगा वो यूनिट डिजिट हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं, हाँ एक चीज और है कि 0 1 5 6 अगर यूनिट प्लेस पे होता है वंस प्लेस पे, तो उसका आंसर सेम होगा। जैसे फिर हम एक बात बता दें, 1050 इसका आंसर क्या होगा, 4 से डिवाइड करने की आवश्यकता नहीं, आप देख करके भी बता सकते हैं कि 0 ही होगा इसका आंसर। ठीक है, ध्यान रखिए क्यों होगा, देखिए आप बताइए, चाहे जितना भी पावर कर लीजिए तो 0 ही आता जाएगा। 10 पावर 1 10, 10 पावर 2 100, 10 पावर 3 1000, 10 पावर 4 10,000। अब अगर 1 की बात करें, 1 1 1, अच्छा किसी के भी अंत में 1 आए, जैसे मान लीजिए कि 2 1 ही आ जाए, तो ये क्या हो जाएगा 4 4 1, इसका पावर कुछ भी करेंगे तो 1 ही आएगा। ठीक है, 6 की बात करें तो 6 का पावर 1, तो ये हो गया, 6 का पावर 2 करेंगे तो 36 हो जाएगा। अंत में देखिए हमेशा 6 आएगा, 6 का पावर 3 करेंगे तो 216 आएगा। हमेशा क्या आ रहा है 6 आ रहा है यूनिट डिजिट पे। 1 का करेंगे तो देखिए 1 आ रहा है, 5 का करेंगे तो 5 पावर 1, 5 पावर 2, 5 25, 5 पावर 3 125, हमेशा क्या आ रहा है 5 आ रहा है। तो ये ऐसे डिजिट्स हैं, अगर यूनिट डी पे आते हैं तो इसका आंसर सेम होगा। ठीक है, मल्टीप्लाई के फॉर्म में जब आता है तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं, जैसे आपसे इसे दे देगा 5 4 5 3 4 2 2 6 1 3 4 1, क्या करेंगे आप इसको सॉल्व करेंगे, सीधी सी बात है। इसका यूनिट डिजिट 5, इसका यूनिट डिजिट 2, इसका यूनिट डिजिट 1, इसका यूनिट डिजिट 1, 5 2 10, 10 1 is 10 n is 10, यानी 0 होगा। यूनिट डिजिट क्या होगा 0 होगा। इस तरीके से हम लोग यूनिट डिजिट फाइंड आउट करते हैं। ये तो रहा यूनिट डिजिट पर आधारित सवाल। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में अन्य जितने भी प्रकार के संख्या पद्धति पर आधारित प्रश्न होते हैं और इसके थ्योरी सारी चीजें, मतलब कि नेक्स्ट वीडियो में, चूंकि आज की वीडियो की लेंथ ज्यादा हो गई और कुछ न कुछ हमको बताना अवश्य था, इस कारण मतलब कि मैंने आपको थोड़ा सा स्टार्ट दे दिया, थोड़ा सा आपको एक मतलब कि झलक दिखा दिया किस तरीके से क्या दृष्टिकोण होता है सीसैट का। धन्यवाद।